हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 2 है और हम इसमें शेड्यूल्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ओके, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 का। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था तो इसमें बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि सारे पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स लिखे होते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि हमारे राष्ट्र को किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है और किस तरीके से मेंटेन करके चलना है और किस तरीके से उन्हें चलाना है। रूल एंड रेगुलेशन कोई भी स्टेट को मिलाना है, किसी स्टेट को बनाना है, कोई नया राज्य आना है और नागरिकता से संशोधन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं, जिसमें बेसिकली पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले क्या क्या था। पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स। तो इन तीनों में डिवाइड होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा संविधान। तो इसमें पहले पार्ट्स कितने थे, देन एंड नाउ। पहले जो हमारे पार्ट्स थे वो 22 पार्ट्स थे। ठीक है, आर्टिकल्स 395 और इसमें थे हमारे 8 शेड्यूल। ठीक है, अब इसमें 25 भाग हो गए, 465 हो गए और ये 8 से 12 हो गए। ठीक है, तो ये हो गए, ये अब पहले थे और इनमें अब जाके बढ़ा दिए गए, यानी प्रेजेंट में नाउ, यानी अब इतने हैं। 22 भाग पहले थे, अब 25 हैं। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है पहले कितने थे 22, अब हैं 25। पहले आर्टिकल्स 395 थे, अब 465 हैं, ये बढ़ गए हैं। ठीक है ना, और शेड्यूल्स थे पहले 8 और अब हैं 12। तो आज हम शेड्यूल्स पढ़ेंगे, पहले 8 कितने थे और अब 12 कितने कितने बढ़ गए। ठीक है, तो हम सबसे पहले शेड्यूल से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली क्वेश्चंस आएंगे, इतने ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, पर फिर भी इसमें इतने ज़्यादा डीप चला जाऊँगा कि आइए इस प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आप आराम से लगाओगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल जो हमारा बात करता है स्टेट एंड इट्स यूटीज़ के बारे में। स्टेट एंड इट्स यूटीज़, स्टेट एंड इट्स यूटीज़, राज्य और संघ शासित प्रदेश। ठीक है, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, स्टेट एंड इट्स यूटीज़ की बात करता है। तो इसमें कोई पॉइंट छूटे ना, स्टेट एंड यूटीज़। तो अब हम इसमें सबसे पहले जान लेंगे कि हमारे स्टेट्स कितने हैं। 28 स्टेट्स और यूटीज़ 7 यूटीज़, जिसमें 2 न्यू यूटीज़ हो गई हैं। ठीक है, लद्दाख एंड JNK, लद्दाख एंड JNK। ठीक है, एक ये और एक ये। तो इसके बारे में मैं पूरा एक अलग लेक्चर लूँगा, लद्दाख और JNK में क्या क्या हुआ है। पर अभी हम जान लेते हैं कि हमारे 28 स्टेट्स हैं प्रेजेंट में और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जिसमें कि लद्दाख हमारा वैसे काम करेगा जैसे कि हमारा चंडीगढ़ काम करता है और JNK वैसे काम करेगा जैसे हमारा दिल्ली काम करता है। यानी JNK में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। ये पूर्णतः यूनियन टेरिटरी की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये तो होगा फर्स्ट शेड्यूल के बारे में। बस इतना ही पढ़ना है। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में क्या क्या नया प्रावधान हुआ है ये लेक्चर 2 में, मतलब मैं अगले लेक्चर में बात करूँगा। सेकंड शेड्यूल में आएगा हमारा सैलरी अलाउंस एंड पेंशन। सैलरी अलाउंस, पेंशन, वेतन भत्ते। वेतन भत्ते के बारे में बात करता है। वेतन भत्ते के बारे में बात करता है। सबसे पहले किसके बारे में, किसको वेतन भत्ते दिए जाएंगे सेकंड शेड्यूल के द्वारा? प्रेसिडेंट को दिए जाएंगे। राष्ट्रपति को दिए जाएंगे वेतन भत्ते। भाई, राष्ट्रपति को वेतन भत्ते दिए जाएंगे। और इसमें दूसरा जो बात करता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ
लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये होता है हमारा सेंट्रल में, ये होता है हमारा स्टेट्स में। ये आगे जाके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों को भी पहली पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो बस ऐसे ही पढ़ें और ऐसे ही नोट्स का रिवीजन करें, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पर क्या होगा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्यसभा होता है हमारा सेंट्रल में और ये होता है फिर से स्टेट में। समझ रहे हो। अभी जो बच्चे फ्रेशर होंगे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, पर ये हम सेकंड शेड्यूल पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। सेकंड शेड्यूल में ये सब आता है। तो मैंने अभी बताया स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगे, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल में होंगे, जो कि राज्यसभा और लोकसभा जो है हमारा सेंट्रल में होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है हमारा स्टेट में होता है, ठीक है। इतना समझ गए अभी आप। तो इसमें अभी एक और आएगी चीज़, कैग, और आएगा इसमें ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अरे यार क्या है ये, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये लेखा परीक्षक होता है, ऑडिट करता है। इसके बारे में मैं बाद में पूरा आपको डिफाइन करूंगा, पर अभी इसमें केवल सेकंड शेड्यूल में आप ये सब चीज़ों को नोट करना है, लिखना है, पढ़ना। मैंने इनको आपको बता दिया। सैलरी अलाउंस एंड पेंशन की बात होती है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ नोट डाल के आपको लिखनी है, ठीक है। तो इसमें नोट डाल के आपको क्या लिखना है, राज्यसभा, राज्यसभा का जो हमारा वो होता है चेयरमैन, राज्यसभा का जो हमारा चेयरमैन होता है वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, यानी वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। समझ गए आप इस बात को, नहीं समझे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हिंदी में लिखेंगे उप राष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदहीन सभापति होता है। अब एक्स ऑफिशियो का मतलब यहाँ अच्छे से समझ लेंगे। पदहीन सभापति का मतलब ये होता है कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्लास का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो जैसे हम कहते हैं हमारी क्लास का लीडर और मॉनिटर, तो मैडम बोल देती हैं कि क्लास का जो लीडर होगा वही मॉनिटर होगा। यानी अगर हम क्लास के लीडर को चॉइस करेंगे तो वो मॉनिटर अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर क्लास के मॉनिटर को चॉइस करेंगे तो लीडर अपने आप हो जाएगा। इसी तरीके से राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यानी चेयरमैन वही बनता है जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है। बस ये है एक्स ऑफिशियो का। और एक और बात ध्यान रखेंगे, इसको जो सैलरी दी जाती है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की दी जाती है, वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में दी जाती है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए उसे कोई भी सैलरी नहीं दी जाती, ठीक है। थर्ड शेड्यूल के तरफ चलते हैं। थर्ड शेड्यूल जो बात करेगा हमारा ओथ के बारे में बात करेगा। ओथ यानी शपथ। शपथ किस किस की शपथ है, ठीक है। ऑल मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ऑल मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ऑल मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ऑल मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ये बात ध्यान रखना। ऑल मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ऑल मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, लोकसभा और राज्यसभा के सभी मंत्री, यानी ऑल मिनिस्टर्स, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा,
राज्यसभा, यानी ये भी क्या हो रहा है इस बात को आप समझना, बाद में मैं समझाऊंगा, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। राज्यसभा और लोकसभा, वीडियो पॉज करके आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये क्या होता है, ये जुडिशरी जो मैंने आपको बताया था ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें कैग भी आएगा, CAG मैंने पहले लिखवा दिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लिख लेना इसे, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आते हैं हमारे सारे के सारे में, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लिख लेना, यार मैं क्यों रुकाऊँ, वीडियो पॉज कर लेंगे इतनी देर में तो, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है, और इसमें मैंने आपको लिखवाया था ओथ, और ओथ का जो थर्ड शेड्यूल में जो ओथ है, पर इसमें मैंने ना ही आपसे प्रेसिडेंट की बात करी, ना ही वाइस प्रेसिडेंट की, और ना ही गवर्नर ऑफ स्टेट्स की बात करी। तो इन सब के जो आर्टिकल हैं वो अलग अलग हैं, इन सब के आर्टिकल्स लिख लीजिए। सबसे पहले तो मैं प्रेसिडेंट का आर्टिकल लिखवाऊंगा, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट, तो इन सब के अलग अलग आर्टिकल हैं। ये जो लोग हैं ये थर्ड शेड्यूल में नहीं आते, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन थर्ड शेड्यूल, ये थर्ड शेड्यूल में इंक्लूड नहीं होते। इन सब के आर्टिकल अलग अलग हैं, प्रेसिडेंट का आर्टिकल 60, वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल 69 और गवर्नर ऑफ स्टेट का आर्टिकल 159। प्रेसिडेंट का आर्टिकल 60, इसका आर्टिकल 69 और गवर्नर ऑफ स्टेट का आर्टिकल 159। तो और ध्यान रखना ये तीनों के तीनों थर्ड शेड्यूल में इंक्लूड नहीं होते, इनके आर्टिकल अलग अलग हैं। तो इसलिए ज़रूर ये क्वेश्चन जरूर पुटअप करता है एग्जामिनर कि भाई प्रेसिडेंट का आर्टिकल, प्रेसिडेंट के ओथ का आर्टिकल क्या है, तो प्रेसिडेंट के ओथ का आर्टिकल 60 है, वाइस प्रेसिडेंट के ओथ का आर्टिकल 69 है और गवर्नर ऑफ स्टेट के ओथ का आर्टिकल 159 है। तो आप सीरीज से भी याद कर सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है। प्रेसिडेंट के ओथ का आर्टिकल 60 + 9 कर देता हूँ तो 69, वाइस प्रेसिडेंट हो जाता है इससे नीचे, और गवर्नर ऑफ स्टेट यानी 159, ये मैंने ऐसे याद कर रखा है, ठीक है। ये थर्ड शेड्यूल की बात होगी, बस ज़्यादा नहीं चलना, इतना चलना है। थर्ड शेड्यूल में ये वाली चीज़ जो मैंने लिखवाई इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब फोर्थ शेड्यूल आ जाते हैं। फोर्थ शेड्यूल जो बात करेगा वो करेगा एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में सीट्स का आवंटन, राज्यसभा में सीट्स का आवंटन, राज्यसभा में सीट्स का आवंटन। तो इसका क्या मतलब है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यूपी में राज्यसभा की सीट्स, यूपी में राज्यसभा की सीट्स हैं आपकी 31, और राजस्थान में राज्यसभा की सीट्स हैं आपकी 10, तो 31 है यहाँ 10 है, ये डिफरेंट है। तो यही फोर्थ शेड्यूल में आपका आता है कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो फोर्थ शेड्यूल के अंतर्गत होता है, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में हम बात करेंगे, फिफ्थ शेड्यूल में आएगा आपका शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड एरिया अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व प्रबंधन से संबंधित। ये जो फिफ्थ शेड्यूल जो है हमारा अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व प्रबंधन से संबंधित है। तो चलिए अब करते हैं सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल की बात करते हैं। ये ट्राइबल्स एरिया ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑफ असम, मेघालय,
त्रिपुरा एंड मिजोरम। ट्राइबल एरियाज ऑफ असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन एंड प्रबंधन। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम का जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन और प्रबंधन। ठीक है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम का जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन व प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए 7th शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। तो 7th शेड्यूल में सबसे पहले लिस्ट आती है यानी, ठीक है, लिस्ट को यानी हम सूचियाँ कहते हैं, सूची, लिस्ट यानी सूची। तो इसमें सबसे पहले पहली लिस्ट आती है यूनियन लिस्ट, सेकंड आती है आपकी स्टेट लिस्ट, थर्ड आती है आपकी कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची में पहले जो थी 97 थे। ठीक है, अब जो है 100 है क्या, सब्जेक्ट्स। ठीक है, पहले 97 सब्जेक्ट थे, अब 100 हैं। अब इसमें 66 थे, स्टेट लिस्ट में 66 थे, 61 हो गए, और कंकरेंट लिस्ट में 47 थे, अब 52 हो गए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जान लेते हैं हम कि संघ सूची पर जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है संघ सूची पर। ठीक है, और स्टेट पर स्टेट गवर्नमेंट, और कंकरेंट पर आप क्या समझोगे, कंकरेंट पर किसका होता है, कंकरेंट पर इन दोनों का होता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। पर अगर कॉन्फ्लिक्शन होता है, कॉन्फ्लिक्शन यानी कोई भी बहस हो जाती है, कोई भी कॉन्फ्लिक्शन हो जाता है, यानी स्टेट अगर राजी नहीं है किसी सेंट्रल के डिसीजन से, और अगर सेंट्रल राजी नहीं है किसी स्टेट के डिसीजन से, तो कॉन्फ्लिक्शन हो जाएगा। और अगर कॉन्फ्लिक्शन हो गया तो अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। ठीक है, स्टेट यहाँ पर किसी काम का नहीं रह जाता, अल्टीमेट अथॉरिटी होती है। अल्टीमेट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, अल्टीमेट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट तो ऐसे ही है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ लिस्ट मतलब ये होता क्या है लिस्ट। वैसे बाद में तो मैंने क्लियरली पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टेट यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं। यूनियन लिस्ट में आते हैं आपके रेलवेज, फॉरेन पॉलिसी, रेलवेज, फॉरेन पॉलिसी, सेंसस यानी जनगणना। ठीक है, बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता एंड अखंडता। तो आप ये देख रहे हो इसमें मतलब जो भी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं, जैसे रेलवेज बहुत बड़ी चीज़ है, फॉरेन पॉलिसी विदेशी मंत्रालय, सेंसस जनगणना ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें घपला ना हो जाए कोई भी, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एकता अखंडता, तो ये सब यूनियन गवर्नमेंट संभालती है। तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे तो बहुत सारी लिस्ट हैं, आप लक्ष्मीकांत में देख सकते हो, बहुत सारी लिस्ट हैं, आप सबको याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो बस मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया आपको किस तरीके से याद कर सकते हो। यानी ये जो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं जैसे रेलवेज हो गया, सेंसस हो गया, तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही संभाल सकती है, ना स्टेट की बस की नहीं है, और साथ मिलकर तो कोई काम कर नहीं सकते, आपको पता ही है। तो इसलिए एक ट्रिक है छोटी सी, इसको याद कर सकते हो आप। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे मार्केट एंड फेयर। ठीक है, मार्केट एंड फेयर, पब्लिक एंड ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, एग्रीकल्चर। ठीक है,
तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, जो आप ये देख सकते हो इसमें जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो एक स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है वो सारी इस लिस्ट में रखी गई हैं, ठीक है। पर इसमें एक एक्सेप्शन है छोटी सी, वही क्वेश्चन बनता है, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के लिए स्पेशल है, दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविज़न है। स्पेशल प्रोविज़न क्या है? लैंड एंड रेवेन्यू, लैंड एंड रेवेन्यू, पब्लिक एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। लैंड एंड रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर, लैंड एंड रेवेन्यू, पब्लिक एंड ऑर्डर, इन तीनों की जो अथॉरिटी होती है, अल्टीमेट अथॉरिटी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। तो आपने अभी देखा, मैंने ये बताया कि दिल्ली जो है, दिल्ली का स्पेशल प्रोविज़न है जिसमें कि लैंड एंड रेवेन्यू यानी कि हमारे भूमि राजस्व के मामले, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक एंड ऑर्डर, इन सब के मामले जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। तभी आपने देखा होगा कि जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो क्या कहते हैं पुलिस होती है वो अंडर कंट्रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल नहीं होती। यानी दिल्ली गवर्नमेंट की अल्टीमेट अथॉरिटी पुलिस के ऊपर नहीं है, पुलिस के ऊपर ही नहीं, वो इन तीनों के ऊपर नहीं है, मेनली पुलिस का इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये थर्ड शेड्यूल में आ गया। और कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या आएगा आपका? एजुकेशन, फॉरेस्ट, इसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, फॉरेस्ट, फैमिली प्लानिंग, आईपीसी, सीआरपीसी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, आईपीसी एंड सीआरपीसी। तो ये चीज़ तो आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, मूल विधि में पूछ सकता है कि आईपीसी और सीआरपीसी किस लिस्ट में आते हैं, तो ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर, जिसमें कि दोनों मिलकर काम करना चाहिए, बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर। कंकरेंट लिस्ट में वही मैंने जो अभी आपको समझाया कि दोनों मिलकर ही काम करते हैं, ठीक है। 8th शेड्यूल, ये शेड्यूल जो है हमारा लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। पहले 14 लैंग्वेजेस थी, अब जो 22 लैंग्वेजेस हो चुकी हैं। यानी अगर हम कोई भी संविधान में बदलाव करते हैं डीपली, अंदर तक का बदलाव होता है, जैसे कि शेड्यूल्स में कोई बदलाव करना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और अगर हमें कोई किसी चीज़ के अंदर ही बदलाव करना होता है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आगे जाके अभी आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले इसमें जो 21वां 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1967 में, 1967, ठीक है। तो इसमें जो है हमें सिंधी को जोड़ दिया गया, सिंधी को जोड़ा गया, ठीक है। ये संविधान संशोधन के द्वारा ही सिंधी को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही सिंधी को जोड़ा गया। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आपका नमक को जोड़ा गया, नमक, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। नमक का मतलब होता है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो इसमें आप ट्रिक बना सकते हो, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, या फिर ट्रिक बना सकते हो मैंने बनाई थोड़ी सी वैसी है, नेपाली ने मणिपुरी की कोंकणी में दे डाला। अब ये नहीं पता भाई क्या डाला रहा और कोंकणी क्या होती है, ठीक है। ये 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के थ्रू जोड़ा गया। अब इसमें 92th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2003 में, ठीक है।
92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जोड़ा गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मतलब होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मतलब होता है संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मतलब होता है संविधान संशोधन अधिनियम। इसको क्या याद करो, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, ये से भी याद कर सकते हो, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। ठीक है, ये तो ट्रिक टीचर्स द्वारा बताई गई है, पर मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी। मैथिली ने संथाली की डोगरी बोडो हिला डाली। अब फिर से यहाँ पर डोगरी बोडो क्या हिला डाली ये भी नहीं पता, पर आप इसे ट्रिक से याद कर दो। मैथिली ने संथाली की डोगरी बोडो हिला डाली और नेपाली ने मणिपुरी की कोकड़ी में दे डाला। अब ये नहीं पता भाई क्या दे डाला, गलत मीनिंग मत ले जाना इसका। ठीक है ना, 8th शेड्यूल यहाँ का कंप्लीट यही है। और 14 भाषाएं मैंने आगे लिखवाऊंगा। ठीक है, वो अलग ही चीज़ है, अभी नहीं लिखवाना चाहता, क्योंकि आप शेड्यूल सीधे डायरेक्ट याद करो। मैं नहीं चाहता कि अभी आप 14 भाषाओं के चक्कर में पढ़ो। 14 भाषा में एक साथ लिखवाऊंगा। ठीक है, नाइन्थ शेड्यूल यानी भूमि सुधार, जिसे हम कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। नाइन्थ शेड्यूल जो है वो हमारा भूमि सुधार से रिलेटेड है। वैसे 9th शेड्यूल में बहुत सारे आए थे, इंदिरा गांधी के टाइम पर ये करे गए, बहुत सारे थे, पर इनमें जो मेनली फोकस किया जाए वो भूमि सुधार से रिलेटेड है। यानी जो जमींदार लोग थे, हमारे राजा महाराजा लोग थे, उनसे ज़मीन लेके गरीबों में बांट दी गई, जिससे वो लोग भी अपना घर और गुजारा चला सकें। तो इसीलिए हमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के थ्रू 9th शेड्यूल में भूमि सुधार का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो इसमें क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम पर लाया गया था, और इसमें जो है जुडिशरी ने 13 जजेस की बेंच बनी थी, जिसमें कि एक केस आया था केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट, जिसमें कि जुडिशरी ने गवर्नमेंट के खिलाफ डिसीजन दिया था, जिसमें कि इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम संविधान के किसी भी पार्ट्स में संशोधन कर सकते हैं, पर उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो आप संविधान संशोधन कर सकते हो। तो यही था, इसमें गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर डिसीजन दिया था जुडिशरी ने। ठीक है, तो इसमें जो केस आता है मेनली वो आता है केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट। भारती वर्सेस केरला स्टेट, केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट 1973। ठीक है, इसमें ये केस आया था जिसमें कि 13 जजेस की बेंच बनी थी, 13 जजेस बेंच, 13 जजेस की अब तक की सबसे बड़ी बेंच। बेंच बनती हैं केस को सॉल्व करने के लिए। अगर वो 4 लोग केस को नहीं सुलझा पाते हैं तो फिर बड़ी बड़ी बेंच बनती हैं, और सबसे बड़ी बेंच बनी थी जिसमें कि जुडिशरी ने गवर्नमेंट के खिलाफ डिसीजन, जो मैंने पहले समझा था वही था, और जिसमें कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड सारी चीज़ों के सुधार दिए गए थे। ठीक है, ये 9th शेड्यूल के अकॉर्डिंग हुआ था। इसमें यही कहा गया था गवर्नमेंट को रोक या रिजेक्ट कर सकती है अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग, अगर वो कानून संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो गवर्नमेंट अगर ऐसा कानून बना देती है तो जुडिशरी इसको रोक लगा सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। 13 जजेस की बेंचेस ने ये डिसीजन दिया था केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट में 1973 को, और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 हुआ था। ठीक है, ये तो था 9th शेड्यूल में। ये इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। ऐसा ही क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। ये बाद में इस केस को मैं पूरा ही डिस्कस करूंगा। 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल में आता है आपका दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून। इसमें क्या ये आया था हमारा 92th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
1985, ठीक है। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में आया था। और दल बदल कानून क्या होता है? दल बदल कानून ये होता है कि 2/3 मेंबर से अगर ज़्यादा मेंबर किसी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। और अगर इससे कम मेंबर अगर जाते हैं, 2/3 मेंबर से कम मेंबर अगर किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं अपनी पार्टी को छोड़कर, तो वहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। तो उसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे किसी पार्टी में 60 मेंबर है, उसका 2/3 कर देंगे हम, ठीक है। 2 दूनी 4 यानी 40। अगर किसी पार्टी में 40 मेंबर या 40 + 1 मेंबर, 40 से ज़्यादा मेंबर किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। इससे कम मेंबर जाते हैं, 39 भी जाएंगे, तो वहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा और इन मेंबर्स को जाने के लिए रोका जा सकता है। या फिर जिस हाउस के वो हेड हैं वो उस हाउस का हेड इन मेंबर्स को हटाने की अथॉरिटी रखता है, ठीक है। तो यह है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। ये याद रखना है आपको कि जिस हाउस के मेंबर है उस हाउस का हेड इन्हें हटाने की अथॉरिटी रखता है। 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में आती है हमारी जिला, जैसे रूरल लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है ये हमारा रूरल लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। यानी ग्रामीण स्थानीय सरकार, रूरल लोकल। तो इसमें आते हैं हमारे ये रूरल लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय ग्रामीण स्थानीय सरकार। रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी ग्रामीण स्थानीय सरकार से रिलेटेड है, ठीक है। जिसमें हमारे पंचायत होती हैं, ठीक है। नगर पंचायत, नगर पंचायत। इसमें 3 तरह की पंचायत है, नगर पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत। नगर पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत, 3 तरह की ये पंचायत होती हैं, नगर पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत। तो और मैंने ये आपको बताया था, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था। ये हम बात करेंगे 12th शेड्यूल की। 12th शेड्यूल की बात करेंगे। यह आता हमारा 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 और 12th जो है वो पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है। पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसके बाद वाला ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। और इसमें आर्टिकल 243P to 243ZG तक है, ठीक है। 243 से 243ZG तक इसमें आते हैं। टोटल इसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं। बस यही है, पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में ये बात करता है, ठीक है, नगर पालिका की शक्तियाँ। तो अभी इतना ही है, 12th शेड्यूल में इतना ही है। और भी इसमें आगे चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे। और जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से, वो केवल अभी इतना याद कर लें। आगे जाके एडवांस तक मैं जाऊँगा तो आपको सब कुछ सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस अभी आपको उनको पढ़ना, रिवीजन करना है। और जिन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता वो इस तरीके से पढ़ते जाएँ UPSI अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि 13 से 14 क्वेश्चन जो है वो केवल पॉलिटी से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। बाय बाय।